ये कहानी है एक गांव की, जहां एक मामूली सी पकौड़ों की दुकान सबका ध्यान खींच लेती है। लेकिन जल्द ही शांति मौसी के रहस्यमय फैसले और कुछ अजीब घटनाएं गांव में हलचल मचा देती हैं। कौन सच में क्या कर रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, सब कुछ उलझा हुआ है और हर कदम पर खतरा छुपा है। आखिर क्या होने वाला है, जानिए इस दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी में। चंदनपुर गांव की रहने वाली शांति मौसी इसी गांव में अपनी एक छोटी सी पकौड़ों की दुकान शुरू करती है। दुकान गांव के बिल्कुल बीच में होने की वजह से आने जाने वाला हर शख्स सबसे पहले शांति मौसी की दुकान पर ही नजर डालता है। जैसे ही दुकान खुलती है, सबसे पहला ग्राहक गांव का मशहूर पेटू और अमीर सुनार शंकर शाम ही होता है। अरे शंकर, आओ आओ। अरे इस उम्र में ये कैसा नया झंझट उठा लिया है मौसी? ये सब क्यों कर रही हो? बस क्या बताऊं, घर में खाली बैठे बैठे बोर हो जाती थी तो सोचा कुछ काम शुरू कर लूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया सोचा मौसी। काम भी बिल्कुल मेरी पसंद का है। चलो पहले 4 प्लेट पकौड़े लगा दो। हाँ, अभी देती हूँ। बबलू, जरा भैया के लिए 4 प्लेट पकौड़े लगा दे। अभी लाता हूँ मौसी। बबलू बिना देर किए शंकर के सामने 4 प्लेट पकौड़े रख देता है। शंकर बिना रुके पकौड़ों पर टूट पड़ता है। अरे वाह मौसी, कमाल कर दिया। दिल तो कर रहा है आपके हाथ चूम लूं मौसी। बस बस, तुझे अच्छा लगा वही काफी है। सच में मौसी, क्या लाजवाब स्वाद है। मैं कह रहा हूँ, आज तो पूरा मजा आ गया। चलो फिर 4 प्लेट और ले आओ। ठीक है बबलू, 4 प्लेट और लगा दे। जी मौसी। पकौड़ों का स्वाद शंकर के सिर चढ़कर बोलता है और वो वहीं बैठे बैठे पूरे 12 प्लेट पकौड़े चट कर जाता है। अरे मौसी, आज तो दिल खुश हो गया। वाह वाह। अच्छा सुनो, अब एक काम करना कि ये बात गांव के हर घर तक पहुंचा देना। ये सुनते ही शंकर तुरंत खड़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है मौसी, अभी निकलता हूँ और सबको बता देता हूँ। और हाँ, कल फिर पकौड़े खाने जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा। शंकर पूरे चंदनपुर के हर कोने में घूम घूम कर शांति मौसी के लजीज पकौड़ों की चर्चा फैला देता है। नतीजा ये होता है कि अगले ही दिन शांति मौसी की दुकान पर लोगों का मेला सा लग जाता है। सरपंच हरिराम, गांव के किसान और आम लोग सभी शांति मौसी की दुकान के सामने पकौड़े चखने के लिए जमा हो जाते हैं। अरे ओ शांति मौसी, जरा हमें भी तो अपने पकौड़े खिलाओ। हम भी तो देखें कि आखिर तुमने ऐसा क्या कमाल कर दिया है। इसी बीच वहां खड़ा किसान रवि भी बोल पड़ता है। मौसी जरा जल्दी करना, फिर हमें खेतों पर भी जाना है, हल भी तो चलाना है। अरे भाइयों, फिक्र मत करो, बस 5 मिनट रुक जाओ, गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो जाएंगे। बबलू, बिना देर किए सबके लिए पकौड़े लगा दे। अभी लाता हूँ मौसी। बबलू तुरंत पकौड़े लाकर सबको परोस देता है। गांव वाले बड़े मजे से पकौड़े खाने लगते हैं। अरे वाह, कमाल है शांति मौसी। अरे क्या ही बना दिया है भाई, इसमें तो जादू है। सच में लाजवाब स्वाद है मौसी जी। हाँ, बिल्कुल दिल खुश कर दिया तुमने। अब बताओ शांति मौसी, तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे पकौड़े खिला दिए हैं कि सब कुछ फीका लगने लगा है। ये सुनकर शांति मौसी शर्माते हुए हंस पड़ती है। तभी शंकर थोड़ा लड़खड़ाते हुए दुकान पर आ पहुंचता है। मौसी, मैं फिर आ गया। अब मेरी बारी है। फटाफट 10 प्लेट पकौड़े ले आओ। अरे पहले 1 प्लेट तो खाकर देख ले। अरे कल ही तो चख लिया था, आज तो पकौड़ों के बिना काम ही नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, आ बैठ जा, अभी तेरे लिए भी गर्मा गर्म पकौड़े लाती हूँ। मौसी, जैसे मैं खरा सोना हूँ, वैसे ही तुम्हारे पकौड़े भी बिल्कुल खरा सोना ही है। थोड़ी देर बाद सरपंच हरिराम अपने घर वापस लौट आता है। जैसे ही उसकी बीवी उसे देखती है, वो तुरंत आग बबूला हो जाती है। अरे आ गए मुखिया जी। मैंने तो सोचा शायद आपको बुलाने के लिए यहाँ भी पंचायत लगानी पड़े। अरे ये क्या हुआ? तुम्हें क्या हो गया? मुझे नहीं, तुम्हें क्या हो गया? आज दुकान से सब्जी लाकर देनी थी और 3 घंटे बाद वापस आए हो। अरे जरा बैठने तो दो इस बूढ़े शरीर को। हाँ भाई, आज तो बिल्कुल थक गया हूँ। पर ऐसा क्या हुआ? खाने तो पकौड़े ही गए थे, फिर इतनी थकान कैसे? अरे वो कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, बस जाकर अपना काम कर।
मैं थोड़ी देर ऊपर जाकर आराम कर लेता हूँ। सरपंच हरिराम जल्दी से ऊपर चला जाता है। ये अचानक इन्हें क्या हो गया? वहीं दूसरी तरफ आधी रात को थका हारा रवि जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी बीवी रानी घर के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है। अरे जी, क्या हो गया? आज खेत में इतनी देर कैसे लग गई? वो बस आज खेत का काम थोड़ा ज्यादा हो गया था। अच्छा ठीक है, पहले अंदर आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है। अगले दिन फिर लोग शांति मौसी की दुकान के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाई, जल्दी जल्दी खिला दो शांति अपने पकौड़े। अरे बबलू, सरपंच हरिराम के पकौड़े भी ले आओ। बबलू तुरंत गर्मा गर्म पकौड़े लाकर सरपंच हरिराम के सामने रख देता है। सरपंच हरिराम उत्सुक होकर एक ही बार में 4 पकौड़े अपने मुंह में ठूंस लेते हैं। आहा, अरे भाई क्या स्वाद है! गर्मा गर्म नरम नरम पकौड़े। आहा भाई, बहुत मजा आ गया। सभी लोग पकौड़ों पर एक साथ टूट पड़ते हैं। तभी भीड़ देखकर एक छोटी सी बच्ची श्रेया दुकान पर आ जाती है। दादी, दादी। शांति उस बच्ची को हैरानी और थोड़े अविश्वास से देखती हैं। क्या हुआ? दादी, मुझे भी पकौड़े दे दो ना, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया है। अरे पैसे हैं पकौड़े खरीदने के? नहीं दादी, मेरे पास पैसे नहीं है, बस मुझे थोड़े से पकौड़े दे दो ना, बस उतने में ही पेट भर जाएगा। अरे जा यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा। तभी श्रेया अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ती हुई अचानक शांति की साड़ी नीचे से पकड़ लेती है। दादी, दे दो ना, बहुत भूख लगी है, बस थोड़े से दादी, प्लीज ना। गुस्से में शांति अपना पैर जोर से झटक देती है और श्रेया दूर जाकर गिर जाती है। गिरते ही वो बिलख बिलख कर रोने लगती है। सब लोग अचानक ये देखकर रुक जाते हैं। सब लोग बैठ जाओ और चुपचाप खाओ। सब लोग चुपचाप बैठ जाते हैं और पकौड़े खाने लगते हैं। और तुम लड़की, आगे से मेरी दुकान पर मत दिखना, वरना अभी जमीन पर गिरा दिया है, अगली बार तो घसीट दूंगी। श्रेया रोते रोते घर चली जाती है और जाकर सारी बात अपने पापा और मम्मी को बता देती है। श्रेया का पापा अर्नव तभी सरपंच हरिराम के घर पहुंचता है। सरपंच जी, सरपंच जी। अर्नव की आवाज सुनकर सरपंच की बीवी रानी तुरंत बाहर आ जाती है। क्या हो गया? अरे कौन आ गया भाई? सरपंच जी, मुझे कल के कल ही पंचायत बिठवानी है। अरे पहले थोड़ा शांत हो जाओ। हाँ, और ये बताओ क्या हुआ? सरपंच जी, क्या हुआ है? आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं कि हुआ क्या है। उस शांति ने आज मेरी फूल जैसी बेटी को लात मार दी और आप सबने देखा था, फिर भी कुछ नहीं किया। रानी चौंक कर सरपंच हरिराम की तरफ देखती है। हाँ सरपंच जी, अगर मेरी बेटी ने बस थोड़ा सा खाने के लिए कुछ मांगा तो कौन सा पाप कर दिया? मुझे कल ही कल पंचायत करनी है और उस शांति के खिलाफ कार्रवाई भी कल ही होनी चाहिए। हाँ ठीक है, मैं कल सबको बुलाकर पंचायत बिठा दूंगा। तुम सुबह 10 बजे आ जाना। इतना कहकर अर्नव वहां से निकल जाता है। उस लड़की को सच में तुम्हारे सामने मारा गया था और तुमने कुछ नहीं किया, बस वहां खड़े होकर देखते रहे। सरपंच सिर झुकाकर ऊपर चला जाता है। अगले दिन पूरी पंचायत बैठी होती है, जिसमें शांति मौसी, शंकर श्याम, रवि, अर्नव और उनकी बीवियां भी मौजूद होती हैं। अर्नव भाई, सबसे पहले तो आप अपनी फरियाद या जो भी आपकी समस्या है पूरी पंचायत को शुरुआत से बताएं। सरपंच जी, कल सुबह मेरी बेटी श्रेया इस शांति की दुकान पर गई। बेचारी को भूख लगी थी, इसलिए उसने थोड़ी जिद कर दी और साड़ी पकड़ ली शांति की। लेकिन शांति ने इतना तेज धक्का दिया कि मेरी बेटी के दोनों हाथ छिल गए और ऊपर से मारने की धमकी भी दी। ये सुनते ही सभी लोगों में हलचल मच जाती है। रानी एक तरफ खड़ी होकर चुपचाप अपने पति सरपंच की तरफ देखती रहती है। वहीं सरपंच पहले चुपचाप अर्नव की तरफ देखता है और फिर शांति की तरफ। शांति दूर से ही सरपंच की आंखों में आंखें डालकर इशारा करने लगती है, जैसे कुछ बात आंखों आंखों में कह रही हो। ये आंखों आंखों के इशारे रानी दूर खड़ी होकर चुपचाप देखती रहती है। तो देखो भाइयों और बहनों, जब ये सब हो रहा था, मैं भी कल वहां मौजूद था। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले में शांति की कोई गलती नहीं है। अरे क्या? पर ये कैसे?
तेरी बेटी चीख रही थी और शांति की साड़ी पकड़कर जबरदस्ती खींच रही थी और उसे उल्टा सीधा भी बोल रही थी। तो असली गलती तेरी बेटी की ही है। और अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं तो वहां और भी लोग मौजूद थे, उनसे पूछ लो, बेझिझक पूछो। बताओ भाइयों, क्या सच में शांति ने कुछ गलत किया था? सब लोग चुपचाप खड़े रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। अरे, तो फिर ये सारी बात यहीं खत्म करो और आगे से अपनी बेटी को वहां आने के लिए मना कर देना। अरे पर सरपंच जी, वो बच्ची है, वो क्यों? अरे सुन लिया ना तुमने? किसी ने भी वहां ऐसा कुछ नहीं देखा जो सच हो। पंचायत खत्म होते ही सरपंच एकदम से रानी की नजरों से गायब हो जाता है। रानी पूरा दिन घर पर उनका इंतजार करती है। रात के समय सरपंच बिल्कुल थका हारा घर लौटता है। आज फिर से देर हो गई। हाँ, काम था, कुछ काम। कौन सा काम? अरे बस कुछ काम था। अब हर चीज थोड़ी ही बता सकता तुमको। हाँ, तो ये बताइए, क्यों आपने भरी पंचायत में उस बच्ची के खिलाफ झूठ बोला? अरे मैंने कोई झूठ नहीं बोला। खाओ मेरी कसम कि आपने झूठ नहीं बोला। सरपंच रानी से नजरें चुराकर जवाब देने लगता है। अरे क्या चाहिए तुम्हें? क्या ड्रामा लगा रखा है? बस फिर क्या था, इतना कहकर गुस्से में भिनकते हुए वो ऊपर चला जाता है। छुपा तो आप जरूर कुछ रहे हैं, वरना इतने सालों में कभी अपनी नजरें मुझसे नहीं चुराए। अगले दिन जैसे ही सरपंच घर से निकलता है, रानी उसकी पीछे पीछे निकल जाती है। सरपंच सबसे पहले जाकर शांति की पकौड़े की दुकान पर बैठ जाता है। रानी उन्हें दूर से छुप छुप कर देखती रहती है। हाँ, ले आ शांति, पकौड़े ले आ। बबलू गर्मा गर्म पकौड़े लाकर सरपंच के सामने रख देता है। हाँ भाई, वाह। आहाहा, अरे भाई क्या मजेदार, लाजवाब, एकदम कमाल भैया। वाह भाई वाह, मजा आ गया भैया। आहाहा। धीरे धीरे और लोग भी वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ये सभी लोग कल पंचायत में भी थे। सब लोग मजे से पकौड़े खाते हैं। तभी रानी देखती है कि सभी लोग शांति के पीछे पीछे कहीं जा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तभी पीछे से एक औरत आकर रानी से टकरा जाती है। अरे कौन आ गया? माफ कीजिए मालकिन, मैं वही रवि की पत्नी हूँ। कौन रवि? वो खेती करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझसे बातें छुपा रहे हैं और घर पर भी देर से आ रहे हैं। ये सब तब से शुरू हुआ जब से पकौड़े की दुकान खुली है। मेरे पति भी बिल्कुल वही कर रहे हैं। चलो मेरे साथ, ये लोग शांति के पीछे पीछे जा रहे हैं। दोनों मिलकर उनके पीछे चल पड़ती हैं। सभी लोग शांति के घर, जो उसके खेत के बगल में है, वहां पहुंचकर रुक जाते हैं। शांति जाकर एक चारपाई पर लेट जाती है। अरे सरपंच, तू जरा जाकर भैंसों का दूध निकाल दे। सरपंच जाकर भैंसों का दूध निकालने लगता है। हे ऊपर वाले, घर पर तो इस आदमी ने कभी एक बर्तन उठाकर रसोई में नहीं रखा, और अब यहाँ दूसरों की भैंसों का दूध भी निकाल रहा है। दरिंदा कहीं का। तभी फिर से शांति की आवाज आती है। अरे रवि, तू जाकर मेरे खेतों में पानी दे। 4 दिन तो तुझे सिर्फ खेत जोतने में ही लग गए। ये सुनकर रवि की पत्नी भी हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? और शंकर, तू, मुझे अपने घर की दीवारें ठीक करवानी है और गर्मी भी बहुत है, तो मुझे भी शहर के अमीरों की तरह अपने घर में एसी लगवाना है। तो एक काम कर, अपनी दुकान से एक हार ले आ और मुझे दे दे। हाँ ठीक है ठीक है। और पहले जाकर बर्तन धो, और तुम सब फटाफट घर की सफाई करो, फिर मेरे कपड़े धो देना। इतना काम हो रहा है कि पूरे घर में ऐसा लग रहा है जैसे कई नौकर काम कर रहे हों। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई पोछा, कोई बर्तन मांज रहा है और कोई खाना बना रहा है। रानी और चंपा ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे क्या क्या करवा रही है हमारे पतियों से? रानी पूरा दिमाग लगाकर सभी बातों पर ध्यान देने लगती है। बात ये नहीं है कि ये क्या कर रही है, बात ये है कि ये सब लोग मान क्यों रहे हैं। आज पूरा देखते हैं कि ये शांति क्या करती है। जरूर कुछ गड़बड़ है। शंकर जल्दी जल्दी अपने घर आता है और तिजोरी से अपना सबसे कीमती हार निकाल ही रहा होता है। तभी उसकी बीवी खुशी पीछे से उसे रोक लेती है। कहाँ जा रहे हो इसे लेकर? अरे तू हट जा, शांति मौसी ने मांगा है। इतना महंगा हार उसे मुफ्त में दे रहे हो?
पागल हो गए हो क्या? अरे क्या है तुम्हें, क्या है? मुझे नहीं, तुम्हें क्या है? कैसा पागलपन है ये अरे खून पी लिया इस लुगाई ने, चाहिए क्या तुम्हें? कि तुम इसे वापस कर दो और जो इतना ही बांटने का शौक है मुझे दे दो। अबे जा। तभी उसकी बीवी आकर उसे छीना झपटी करने लगती है, लेकिन शंकर जोर से धक्का दे देता है और उसकी बीवी का सर जाकर मेज पर लग जाता है। पागल चुड़ैल कहीं की। उसकी बीवी धीरे धीरे उठकर उसका पीछा करने लगती है और वहीं पहुंच जाती है। वो शांति के घर में घुसने ही वाली थी कि पीछे से रानी और चंपा उसे पकड़ लेती है और रोकती है। रानी उसके सर से बहते खून को देखकर घबरा जाती है और उसके सर पर अपनी चुन्नी रख देती है। ये कैसे हुआ? पता नहीं मौसी, इन्हें क्या हो गया है। आज इतना महंगा हार घर से लेकर चले गए इस शांति को देने। हाँ, उसने कहा तो था। हमारे पतियों के साथ ये बुढ़िया क्या कर रही है? उनसे पता नहीं क्या क्या करवा रही है, घर की सफाई करवा रही है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही ये निकलेंगे हम देख लेंगे कि शांति ये सब कैसे करती है। रात गहराती जा रही थी। सभी मर्द थककर शांति के घर से निकल गए। बस 3 परछाइयां, रानी, चंपा और शंकर की बीवी चुपचाप इंतजार करती रहीं। जैसे ही आखिरी आदमी दरवाजे से बाहर निकला, पीछे पीछे तीनों चल पड़ी। शांति अपनी रसोई में पहुंची। शुरुआत में वो बिल्कुल तरीके से आलू काटने लगी। तेल गरम कर रही थी और कढ़ाई से छन छन की आवाज आ रही थी। औरतें धीरे धीरे झांक रही थी। ये तो बिल्कुल सही काम कर रही है और सब ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन अगले ही पल उसका असली खेल शुरू हो गया। शांति ने अपनी अलमारी से एक काला कपड़ा निकाला जिस पर लाल धागे से तिकोनी आकृतियां बनी हुई थी। उसने नींबू और 7 मिर्च का गुच्छा उठाया, पकौड़ों की थाली के ऊपर 3 बार घुमाया और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगी। फिर उसने थाली पर थोड़ा सा भस्म छिड़का और वही तांत्रिक कपड़ा से पकौड़ों को ढक दिया। शांति की आंखें चमक रही थी। बस अब इन पकौड़ों को खाकर ये मूर्ख मेरे आदेश को मानेंगे। सरपंच से लेकर रवि तक सबकी जमीनें और बीवियां सब मेरा होगा। चंदनपुर पूरा मेरा गुलाम गांव बन जाएगा। बबलू जो पास खड़ा था हंस पड़ा। अम्मा, फिर तो आप सबसे बड़ी मालकिन बन जाओगी ना। हाँ रे, सब कुछ मेरा होगा, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ये सुनकर तीनों औरतें हैरान रह गईं। अरे ये तो पूरा गांव हड़पने की तैयारी में लगी हुई है। हमारे मर्द इसके गुलाम बन चुके हैं। अब नहीं, आज इसे उसी के जाल में फंसाएंगे। इसी बीच शांति ने थाली से एक पकौड़ा उठाया, आंखें बंद करके उसमें फूंक मारनी शुरू की। उसी पल औरतें टूट पड़ी। रानी ने उसका हाथ पकड़ लिया, चंपा ने पीछे से उसके शरीर को जकड़ लिया। शंकर की बीवी ने वही पकौड़ा उठाकर जबरदस्ती उसके मुंह में ठूंस दिया। शांति की आंखें उलट गई, शरीर कांपने लगा, काले कपड़े से धुआं सा उठने लगा और सारा जादू उस पर उल्टा पड़ गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और कराहते हुए चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता। रानी ने उसका चेहरा जोर से पकड़ लिया। अब तू ही सबको सच्चाई बताएगी। हर घर जाकर बता कि तूने कैसे सबको अपने जादू से गुलाम बनाया, फिर अपनी दुकान को अपने हाथों से आग लगा और हमेशा के लिए इस गांव से चली जा। हाँ, मैं करूंगी, सब सच बताऊंगी। अगले दिन पूरे गांव के सामने उसने सब सच उगल दिया। अपनी दुकान को आग लगाई और फटी फटी आंखों से गांव छोड़ दिया। तीनों औरतें दूर से सब देख रही थीं। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन अब डर नहीं था, सिर्फ जीत की चमक थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमने देखा है कि आप वीडियो को रोशनी के गुपचुप और चाट की तरह देख तो लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी अनोखी और दिलचस्प वीडियो लाते रहें।